Hello guys, welcome back to the Commerce Point. This is the another video of macroeconomics. लास्ट वीडियोस में हमने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट देखे थे. आज हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इस टॉपिक में से 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन श्योर है कि वो आएगा ही आएगा, वेदर वो प्रैक्टिकल हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या फिर वो हमारा थ्योरी के बेसिस पर हो. तो नेशनल इनकम होती क्या है? National income is the sum total of factor income earned by the normal resident. एक फैक्टर इनकम का सम टोटल और वो अर्न कौन कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करें या फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि हमारी इंडिया की जितनी भी बाउंड्री लाइन है, राइट, प्लस अगर हमारे शिप हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने भी अगर वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं और वहाँ से जो इनकम रिसीव होती है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आती है, राइट. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट को मिलेगी तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम क्या हुई? फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. वो फैक्टर इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट रिसीव करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से करें या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर. तो इसमें हमने देखा कि इस डेफिनेशन में हमने 2 कंसेप्ट लेके चलने हैं. फर्स्ट इज़ नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड फैक्टर इनकम. इसमें सिर्फ हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे. एंड नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट, और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की ही इनकम को इंक्लूड करेंगे, राइट. तो इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ताकि हमें ये डेफिनेशन भी और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं. फर्स्ट हम बात करेंगे इनकम के बारे में. तो इनकम हमारी 2 टाइप की होती है. फर्स्ट इज़ फैक्टर इनकम और सेकेंड इज़ ट्रांसफ़र इनकम. फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि जब आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसके बदले में जो आपको इनकम रिसीव होगी उसको फैक्टर इनकम कहते हैं. जैसे एक प्रोड्यूसर है, जब वो एक फैक्ट्री सेटअप करता है, लेट बी कि उसकी अपनी जगह नहीं है तो वो रेंट पर उसको लेता है उस लैंड को, तो उस लैंड को यूज़ करने के लिए वो उस सर्विसेज के बदले में रेंट देता है. फिर वो एम्प्लॉयज़ रखेगा, एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज के बदले में वो उनको वेजेस और सैलरीज देगा. थर्डली उसको कैपिटल चाहिए. ये कैपिटल उसको मिलेगी बैंक से, जो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग के तौर पर बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं. तो वो कैपिटल को यूज़ करने के बदले में वो इंटरेस्ट पे करेगा, और ये जितनी भी स्किल वो दे रहा है एंटरप्रेन्योर, इसके बदले में प्रॉफिट रिसीव्ड होंगे. तो हमारे 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. एक हमारे लेबर होती है, लैंड है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं. इन सब के बदले में जितनी भी इनकम रिसीव्ड होती हैं या प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे करता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं. तो फैक्टर इनकम इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर जितनी भी इनकम रिसीव्ड करेगा फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज देने के बदले में वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से जितनी भी इनकम रिसीव करेगा उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट हमने लेबर यूज़ करी तो उनको हम कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. उसके बाद हमने लैंड यूज़ करी जिसके बदले में हमने रेंट पे किया. अगर कैपिटल यूज़ होती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है, और ये जो एंटरप्रेन्योर स्किल प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके बदले में प्रॉफिट दिए जाते हैं. तो ये 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बदले में फैक्टर पेमेंट जो है वो की जाती हैं, राइट. इसके बाद आती है हमारी ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम इज़ अनअर्न्ड इनकम. इनको हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं क्योंकि ये
कमाई नहीं जाती या कुछ सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, ये बिना सर्विसेज के, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज जितनी भी इनकम रिसीव होती है उसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। लाइक चैरिटी है, डोनेशन है, ओल्ड एज पेंशन है, तो ये हमारी ट्रांसफ़र इनकम होती है। अगर हम पेंशन की बात करें तो एक पेंशन मिलती है जब हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, तो वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद जब हमारी पेंशन लगती है तो वो एक सर्विसेज के बदले में हमें रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, तो वो फैक्टर इनकम होती है। और जो बिना सर्विसेज के पेंशन लगती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है विदाउट एनी सर्विसेज, तो वो हमारी ट्रांसफ़र इनकम होती है। अब इन ट्रांसफ़र इनकम को हम यूनिलेटरल इनकम भी कहते हैं, क्योंकि ये वन साइडेड इनकम्स हैं, इसमें सिर्फ मनी का फ़्लो हो रहा है, सर्विसेज का कोई भी फ़्लो नहीं होता। एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इनको कभी भी हम नेशनल इनकम के टाइम पर इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमने सेकंड कंसेप्ट देखा था नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो दो बेसिक कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि अगर एक पर्सन इंडिया में 1 ईयर के लिए रहेगा तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है। और सेकंड, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री की इकोनॉमी में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है। जैसे एक पर्सन अगर वो यूएस से 2 सालों से यूएसए में रह रहा है और वो पहले इंडिया में रहता था, अब वो यूएसए में 2 सालों से वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मोर देन 1 ईयर वहाँ पर रहा। और सेकेंडली उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यूएसए की इकोनॉमी में है, कि अगर यूएसए में ग्रोथ होती है, वहाँ पर इकोनॉमी अच्छी जाती है, तो उसको भी बेनिफिट होगा। और अगर उसके वहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही यूएसए में, तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से उसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वहीं पर ही अर्न कर रहा है, उसके एक्सपेंडिचर भी उसी कंट्री के अकॉर्डिंगली होंगे, तो उसका इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री की इकोनॉमी में लाई कर रहा है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं सिटीज़नशिप की। अब सिटीज़नशिप नॉर्मल रेजिडेंट से अलग होती है। सिटीज़नशिप हम कहते हैं कि अगर आप इंडिया में आपने बर्थ लिया है तो आप इंडिया के सिटीज़न हो, या अगर इंडिया में कोई बाहर से आता है और वो यहाँ के लॉज को, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है, तो वो इंडिया का सिटीज़न हो जाएगा, राइट। और ये जो सिटीज़नशिप है ये कभी भी एवरी ईयर चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड होती है सम टाइम बीइंग के लिए, राइट। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा एवरी ईयर चेंज होता है। अगर आप जैसे बात करो एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे होते हैं, अगर वो 1 साल से ज़्यादा टाइम बीइंग के लिए फॉरेन में शूटिंग के लिए गए हैं और वहीं पर रह रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट कहे जाएंगे, ना कि नॉर्मल रेजिडेंट कहे जाएंगे, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम बीइंग के लिए वहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट की। नॉर्मल रेजिडेंट जैसे कि एम्बेसीज होती हैं, आपने सुना ही होगा इंडिया में हर एक कंट्री के ऑफिसेज होते हैं जिनको हम एम्बेसीज कहते हैं। ऐसे ही इंडिया के भी बाकी सब कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ के फॉरेन एम्बेसीज बनी हुई हैं, उनमें अगर कोई इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो यहीं के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहे जाएंगे, राइट। और अगर कोई WHO के ऑफिस में काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में लोकेटेड है वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कहे जाते हैं। और ऐसे ही इंडिया के जो बाकी कंट्रीज़ में ऑफिसेज बने हुए हैं, वहाँ पर अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ एम्बेसडर्स भेजती है, ऑफिसर्स भेजती है, तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहे जाते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, नॉन रेजिडेंट के बारे में। नॉन रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो इंडिया में 1 साल से
कम टाइम बीइंग के लिए रहता है। किसी भी कंट्री में अगर कोई पर्सन 1 ईयर से कम टाइम बीइंग के लिए रहता है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री में लाई नहीं करता, जैसे कि कुछ ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं, राइट, तो वो यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा टाइम बीइंग के लिए चाहे वो रह जाएं, लेकिन उनका इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमी में नहीं है, वो तो जस्ट ट्रैवलिंग के लिए आ रखे हैं। या कोई स्टूडेंट्स जो यहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए आए हैं, उनका इस इकोनॉमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ पर ना तो अर्न कर रहे हैं, ना ही कोई ज़्यादा कहीं से उनको इनकम रिसीव हो रही है, तो वो कहे जाएंगे नॉन रेजिडेंट। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉरेनर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, जैसे कि इंडिया का ऑफिस यूएसए में है, वहाँ पर अगर यूएसए के लोग काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट कहे जाएंगे। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो नॉन रेजिडेंट कहे जाएंगे। ट्रैवलर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या कोई यहाँ पर जस्ट घूमने के लिए आता है, ट्रैवलर्स आते हैं, तो वो भी नॉन रेजिडेंट कहे जाते हैं, राइट। अब हमने इसमें कुछ फैक्ट देखे, लाइक नेशनल इनकम में सिर्फ इनकम किसकी इंक्लूड होगी? नॉर्मल रेजिडेंट की, राइट। इसमें नॉन रेजिडेंट की इनकम को हमने इंक्लूड नहीं करना। वेदर दे आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो यहाँ का सिटीजन है लेकिन वो 2 सालों से यूएसए में रह रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट हुआ, राइट। तो इसीलिए उसकी इनकम को हम इंडिया की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री, एक पर्सन सिटीजन तो वो एक कंट्री का हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, कि वो दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन 2 साल से यूएस से रह रहा है लेकिन उसको अभी यूएसए की सिटीजनशिप नहीं मिली, उसको ग्रीन कार्ड जो है वो नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे कि वो सिटीज़न तो इंडिया का है लेकिन जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो यूएसए का है। तो एक टाइम पर एक पर्सन इंडिया का सिटीज़न तो हो सकता है लेकिन सेम टाइम पर वो नॉर्मल रेजिडेंट किसी और कंट्री का हो सकता है, राइट। आई होप कि आपको ये सारी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये मेरी वीडियो बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।